Hello students, welcome back. In this video we are going to continue our chapter number 8, economic reforms, and today we are going to discuss about foreign investment in India. Foreign investment become an important component of the process of globalization. ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकते हैं. तो ये है ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये जो बाउंड्रीज थी दो कंट्रीज़ के बीच में वो हटा दी गई है और पूरे वर्ल्ड में जो है वो हम चीज़ जो होती है चीज़ें उनको बेच सकते हैं और वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं. ग्लोबलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग अ कंट्रीज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन with the rest of the world by increasing trade in goods and services, increasing movement of physical and financial capital, increase in exchange of technology and increase investment between borders. तो ये सारी चीज़ें जो थी ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनमें चेंजेस आए. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो एक तरह का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन गया ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अंडर अ रिलेटिवली क्लोज्ड एंड कंट्रोल इकोनॉमी, excessive foreign exchange needs of Indian economy for purpose of investment, imports of essential goods and services, technology imports, etc. were met by borrowing from international organization and foreign government. यानी कि उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस हुई उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन गया. उससे रिलेटेड जो इकोनॉमी थी उनका क्लोज और कंट्रोल, रिलेटिवली क्लोज्ड एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी. ग्लोबलाइजेशन के बाद जो इकोनॉमी थी इंडिया की वो क्या थी, कलेक्टिव कंट्रोल थी. एक्सेसिव फॉरेन एक्सचेंज नीड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. अब यहाँ पे जो है सब ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स सारी कंट्री के बीच में तो बढ़ गया. उससे क्या हुआ, यहाँ पे ज़्यादा गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करने की सिचुएशन आई. तो इंडियन इकोनॉमी जो यहाँ पे पर्पस था उनका टू पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स को इंपोर्ट करना था, सर्विसेज को इंपोर्ट करनी थी, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना था, जिसके लिए इंडिया को ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ी. तो ये जो फंड है वेर मेड बाय बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन गवर्नमेंट. तो ये जो फंड है वो उनको कहाँ से मिला, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे या तो फिर फॉरेन गवर्नमेंट थे उनके पास से जो है फंड बोरो किया गया टू फुलफिल these all requirements. As there were several controls on foreign investment, we had to buy more goods and technology from abroad for which we needed foreign exchange. अब यहाँ पे जो था सेवरल कंट्रोल्स थे फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में. तो इसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड टेक्नोलॉजी जो है वो फॉरेन से हमें परचेज़ करनी पड़ी, बाय करनी पड़ी. After 1991, India allowed direct investment in certain areas in increased proportion. 1991 के बाद जो है इंडिया में कई तरह की परमिशन मिली, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी परमिशन मिली. Such investment would decrease our dependence on foreign borrowing and investment by efficient foreign companies will create employment. इससे क्या हुआ, जो परमिशन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मिली तो जो फॉरेनर कंट्री थी वो इंडिया में आके अपनी जो प्रोडक्शन हाउस है उनको इस्टेब्लिश करने लगी, फिर अपने जो प्रोडक्ट है उनको इंडिया में बेचने लगी. तो इससे क्या हो गया, जो हम फॉरेनर के पास से बोरो करते थे फंड उसमें डिक्रीज़ आ गया, उसमें रिडक्शन हो गया और हम अपने ही फॉरेन बोरोइंग्स के ऊपर डिपेंडेंट जो है वो उसका डिपेंडेंस डिक्रीज़ हो गया. और अलग अलग कंपनियां विदेश की जो यहाँ पे आ रही थी हमारी कंट्री में वो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहे थे, अलग अलग तरह की वेराइटी ऑफ गुड्स को भी बेच रहे थे. और जो टैक्स की इनकम थी वो उनको फॉरेनर्स को यहाँ पे आके जो बिज़नेस करना है उसके ऊपर जो टैक्स था वो उसकी इनकम भी इंडिया को जो है वो फ़ायदेमंद रही. और जो टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ कर रहे थे, नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, उसका भी फ़ायदा इंडिया को हुआ. तो ये थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. अब टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे दो टाइप्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. उसमें फर्स्ट है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII. सम फॉरेन कंपनीज डू नॉट इन्वेस्ट इन प्लांट एंड मशीनरी इन अदर कंट्रीज से इंडिया. कुछ कंपनियां ऐसी होती है, कुछ कंट्री ऐसी होती है जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट नहीं करती, जैसे कि है इंडिया.
दे इन्वेस्ट फंड्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बॉन्ड और स्टॉक और शेयर मार्केट इन अनदर कंट्री। वो किस में इन्वेस्ट करती है? अनदर कंट्री के जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसके बॉन्ड्स होते हैं, उनके स्टॉक और शेयर मार्केट होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करती है। They buy such stock from the bond and share market in that country. Such investment is called foreign institutional investment और portfolio investment। जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके अगर स्टॉक या तो फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो उसको बोला जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एंड सच कंपनीज हैव टू रजिस्टर इन इंडिया एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और ऐसी जो कंपनियां होती है वो इंडिया में रजिस्टर होती है किस नाम से? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के नाम से। इन इंडिया दे कैन इन्वेस्ट ओनली अप टू लिमिट ऑफ स्पेसिफाइड बाय रूल्स। इंडिया में जो है वो कुछ लिमिट तक ही जो है इस तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। दे हैव नो डायरेक्ट स्टेक इन मैनेजमेंट ऑफ द होम कंपनी। होम कंपनी यानी कि मेन जो कंपनी होती है उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। हियर फिनेंशियल कैपिटल कम्स टू द होम कंट्री थ्रू द स्टॉक मार्केट। यहाँ पे फिनेंशियल कैपिटल जो है वो होम कंट्री में आता है थ्रू द स्टॉक मार्केट। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कम्स टू द होम कंट्री इज़ अ वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम व्हेन फॉरेन कंपनीज बाय शेयर्स of home country in large amount, and it can also leave the home country in the equally short span of time when foreign companies sell the home country's share in bulk. Hence, funds takes a flight in and out of the country easily and thus is considered to be a risky and unstable kind of foreign capital. फॉरेन कंपनी क्या करती है? होम कंट्री के जो शेयर होते हैं होम कंपनी के वो परचेज़ करती है, फिर वो वापस चली जाती है अपनी कंट्री में, फिर वहाँ पे जाके क्या करती है? बहुत बल्क में यानी कि ज़्यादा नंबर्स में वो शेयर को बेच देती है। तो ये जो ट्रांजेक्शन सारे होते हैं वो कैसे है? एक तरह के रिस्की एंड अनस्टेबल काइंड के जो है ट्रांजेक्शन है। फॉरेन एक्सचेंज पहले हमारे देश को देगी, फिर सेल कर देगी तो वापस भी ले लेगी। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो एक तरह से रिस्की भी होता है और अनस्टेबल काइंड का भी होता है। तो ये है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। When the home country invites capital by allowing foreign investors or companies to produce and sell directly in India, such investment is called फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब इंडिया की जो होम कंट्री होती है, कोई भी किसी भी कंट्री की होम कंट्री में अगर उनकी कंपनी में कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को या फिर फॉरेन कंट्रीज़ को, कंपनीज़ को, टू प्रोड्यूस एंड सेल डायरेक्टली इन इंडिया। इंडिया में जो है डायरेक्टली प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए और उसको सेल करने के लिए जो भी होम कंट्री होती है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स या तो फिर फॉरेन कंट्रीज़ को, कंपनीज़ को इनवाइट करती है कि आप हमारी कंट्री में, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो इन इंडिया। सच इन्वेस्टमेंट इज़ कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन FDI, फॉरेन कंपनीज डायरेक्टली सेटअप देयर बिजनेस इन इंडिया बाय कंस्ट्रक्टिंग देयर प्लांट्स, ब्रिंगिंग इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूसिंग, और बाय कोलाबोरेटिंग विथ इंडियन कंपनीज टू डू सो। तो फिर फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन की कंपनीज होती है वो क्या करती है? अपना जो बिजनेस है उनको इंडिया में ही कंस्ट्रक्ट करती है, अपने प्लांट्स जो है वो वहाँ पे लगाती है, फिर जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे लेके आती है और फिर प्रोडक्शन करती है। और ऐसा भी कर सकती है कि अगर इंडियन कंपनी है उसके साथ कोलाबोरेट करके, मर्ज करके, फिर साथ में वो दोनों काम भी कर सकते हैं। These companies either manage the entire business or have a say in management if they are collaborating partners। या तो फिर पूरा एंटायर मैनेजमेंट एक ही कंपनी चला सकती है या तो फिर दोनों साथ में मिलकर पूरा मैनेजमेंट जो है वो एज अ पार्टनर रन कर सकते हैं। तो ये है FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसके नेचर्स क्या है? फर्स्ट इज इट इज़ अ फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड हैंस स्टेबल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट होता है इसका एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? फिजिकली होता है। फिजिकली एस्टेब्लिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड हैंस स्टेबल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये स्टेबल फॉर्म है कोई भी इन्वेस्टमेंट का।
क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है वो खुद यहाँ पे प्लांट उसका जो है वो इस्टेब्लिश होता है, फिर कंट्री में आके ही उसका जो प्रोडक्शन हाउस है वो खुलता है, तो इसलिए ये फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इट ब्रिंग्स मशीन मटेरियल एंड वेल्थ टू द होम कंट्री। वो अपने जितने भी मशीन्स हैं, मटेरियल्स हैं और जितनी भी वेल्थ है उनके पास, वो सारे होम कंट्री में लेके आते हैं। इट ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजी टू द कंट्री। जिस भी कंट्री में वो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, अपना प्लांट लगाते हैं, प्रोडक्शन हाउस लगाते हैं, वहाँ पे अपनी नई नई टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं। इट ब्रिंग्स अ डिफरेंट वर्क्स कल्चर अलोंग विथ इट। और उसके साथ अपनी कंट्री का डिफरेंट वर्क्स भी लेके आते हैं और डिफरेंट कल्चर भी यहाँ पे लेके आते हैं होम कंट्री में। इंडिया हैज़ सिस्टमेटिकली अलाउड FDI in increased proportion in various sectors and India's foreign exchange earning have increased। इस तरह से इंडिया में जो FDI है वो इंक्रीज़ हुआ और प्रपोर्शन में जो सेक्टर्स थे, अलग अलग सेक्टर्स इंडिया के, उसमें फॉरेन एक्सचेंज के अर्निंग भी क्या होते गए, इंक्रीज़ होते गए। नेक्स्ट इज़ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है? दिस पॉलिसी रेगुलेट्स इंडियाज़ ट्रेड विथ अदर कंट्रीज़। इंडिया के जो ट्रेड है उसका अदर कंट्री के साथ किस तरह का ट्रेड है इंडिया का, उसको रेगुलेट करते हैं ये पॉलिसी। दिस पॉलिसी रेगुलेट्स इंडियाज़ ट्रेड विथ अदर कंट्री। दूसरी कंट्री के साथ इंडिया का ट्रेड किस तरह का है उसको रेगुलेट करने की पॉलिसी को बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया ऑलवेज फेस द फॉलोइंग चैलेंजेस। उसके सामने कई अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। उसमें फर्स्ट है नीड टू कंट्रोल सर्टेन इम्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्रॉम कॉम्पिटिशन बाय फॉरेन गुड्स। यहाँ पे जो गुड्स को इम्पोर्ट किया जाता है, जो ऑर्डर होता है उस हिसाब से प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उसको प्रोटेक्ट करने की, उसके ऊपर कंट्रोल रखने की, ताकि जो कंपटीशन है फ्रॉम कंपटीशन बाय फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स के साथ जो इंडियन गुड्स का कंपटीशन है उसको कम्पीट कर सके। दूसरा चैलेंज ये होता है इंश्योर इनफ इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, मशीन, स्पेयर पार्ट्स एज वेल एज रिसोर्सेज टू हेल्प इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। कम से कम जो है वो लोग दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी मंगवाए, मशीन मंगवाए और स्पेयर पार्ट्स मंगवाए, ताकि अपनी जो डोमेस्टिक कंट्री के जो भी सब्सटीट्यूशन है वो स्टेबल रहे, डोमेस्टिक रहे और उसका प्रोडक्शन भी चलता रहे। थर्ड इज़ कंट्रोल इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स अनएसेंशियल फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू सेव स्केयर फॉरेन एक्सचेंज। जो बिन ज़रूरी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत इंडिया में नहीं है, ऐसी चीज़ों के ऊपर जो इम्पोर्ट होता है उसको कंट्रोल करना, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर जब डिपेंड हम रहते हैं तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। इसके लिए इम्पोर्ट, अगर अननेसेसरी चीज़ों की इम्पोर्ट है तो उसके ऊपर कंट्रोल भी करना एक चैलेंज है। नेक्स्ट इज़ एनकरेज एक्सपोर्ट टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज इन ऑर्डर टू पे फॉर नेसेसरी इम्पोर्ट। अपने जो एक्सपोर्ट की प्रोसेस है उनको एनकरेजमेंट देना, ताकि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो दूसरी कंट्री में उतना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में, होम कंट्री में आ सके। फिफ्थ इज़ मैनी इंडियन गुड्स कुड नॉट कम्पीट अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ फॉरेन गुड्स एंड हैंस इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट वॉज अ चैलेंज फॉर ट्रेड पॉलिसी। कई इंडिया के इस तरह के गुड्स होते हैं जो फॉरेन के गुड्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाते, उसकी क्वालिटी के साथ कम्पीट नहीं कर पाते, तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना भी ट्रेड पॉलिसी के लिए क्या है, चैलेंज है। नेक्स्ट इज़ प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल सेक्टर। स्मॉल स्केल सेक्टर जितने भी हैं उनके थ्रू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स का जो एक्सपोर्ट है उनको भी प्रमोट करवाना भी चैलेंज है। द चैलेंजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टर इन्वॉल्व्स फॉरेन एक्सचेंज। ये एक तरह का चैलेंज है कि फॉरेन ट्रेड में अगर अलग अलग चीज़ों का ट्रेड करना है तो यहाँ पे क्या होता है, डोमेस्टिक यानी कि हम अपनी ही कंट्री में अगर सेल करने जाए तो वो इजीली हो सकता है, बट यहाँ पे क्या चाहिए हमें, फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे एक चैलेंज ये भी है कि फॉरेन ट्रेड में अलग अलग जो डोमेस्टिक ट्रेड है उसके साथ एसोसिएट करके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मुलेटेड एंड अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डील विद द अबव चैलेंजेस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरह के रूल्स बनाती है ताकि ये सारे चैलेंजेस हैं उनका अच्छे से सॉल्यूशन निकाल सके। तो
इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं वो 30% रिडक्शन के हिसाब से कैंसिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो 7th चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो कंप्लीट होता है। जितना सीखा है ज़रूर घर पे उसको रीड करते रहिए, रिवाइज करते रहिए।